गुड मॉर्निंग सभी साथियों। आज से लेक्चरर की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अपने अपने इष्ट का नाम लेते हुए, अपने अपने गुरु का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, पहली क्लास में आज कम छात्र जुड़े हुए हैं। तो और जहाँ पे भी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए, आप लोगों ने शेयर करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। जो भी क्लास, जो भी तैयारी होगी, पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से आपको चीजें पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें आपको डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम कूल होके बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखनी है। शुरुआत करते हैं। अगर कहीं पर कोई आवाज वाला, वॉइस वाला इश्यू है तो आज फोन की नेट से ही क्लास चल रही है ना, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कल से, नहीं तो फिर इसको वाईफाई से कनेक्ट करके क्लास करेंगे तो वो इश्यू भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। पहला इजी टॉपिक उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि बच्चे भी कम है तो लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं कि अगर नहीं तो ग्रुप थ्योरी भी स्टार्ट कर सकते थे। उसके लिए मैक्सिमम बच्चों की जरूरत होती है ताकि सभी के समझ में वो आ जाए करके, इसलिए आज का पहला टॉपिक है मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसमें अगर कुछ बच्चों का लाइव क्लास छूट भी रही है तो ताकि वो रिकॉर्डिंग देख लें, उनकी बात समझ में आ जाए, इसलिए इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग लगभग बच्चों के समझ में बहुत जल्दी आ जाती है बातें, इस वजह से जितने भी लर्नर्स हैं। चलिए साथियों स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं लेक्चरर का। आज का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जानकारी क्या होती है, हिंदी में इसको आव्यूह कह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप अरेंज करते तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। बेसिक जानकारी हम लोग जानते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, ए आई जे करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर एम क्रॉस एन कर रहे हैं, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। ये ए आई जे एम क्रॉस एन है। यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ रो बताता है और एन जो है नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ये बेसिक जानकारी हम सभी लोग जानते हैं जैसा कि, ठीक है। और यही एम क्रॉस एन जो होता है इसका ऑर्डर भी कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बन जाता है, इतना भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये आई और जे का क्या काम है, ये आई क्या बता रहा है, जे क्या बता रहा है, ये भी ध्यान रखना है। आई बताता है पर्टिकुलर किस रो के किस एलिमेंट की बात हो रही है, और ये जे पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट को बताता है। ये रो के एलिमेंट को बता रहा है और ये कॉलम के एलिमेंट को बताता है। ठीक है, आई जो है ये आपके रो के एलिमेंट को बताता है और जे आपके कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए ये तो मैट्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी थी क्या करके। चलिए अब इसका यूज भी आप लोग जानते होंगे। अगर जो मतलब मैट्रिक्स का क्या यूज है भाई, आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में तो मैट्रिक्स का यूज हो जाता है, आप कंप्यूटर के फील्ड में मैट्रिक्स का यूज करते हैं, डॉट मैट्रिक्स वगैरह। बहुत सारे फिजिक्स वगैरह के बड़े बड़े न्यूमेरिकल मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व हो जाते हैं आईआईटी के अंदर। चलिए यहां पर टॉपिक आता है, यहां शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए क्लास में बेसिक चीजों से होके सारी एडवांस तक जाया जाएगा क्लास में, इसलिए घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि आज पहली क्लास है, आज बहुत छोटी छोटी चीजों की ही बारी आएगी, आपने घबराना नहीं है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आज पढ़ाई जा रही है, इसी से फिर एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत तरह की मैट्रिक्स हैं। जैसे कुछ मैट्रिक्स के मैं नाम लिख दे रहा हूं भाई। पहला है जैसे रो मैट्रिक्स, सभी ने सुना है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आ रही है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट। जिस भी लर्नर्स को ये सारी चीजें मालूम है उसका रिवाइज हो रहा है, जिसको नहीं पता है उसके लिए वो सीख लेगा चीजों को। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, और क्या रह गया इसमें, चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक यानी सममित, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। साथ साथ चलिए नोट भी करते रहिए आप लोग, अपने नोट से भी बनाते रहिए आप। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमें बहुत डीपली पढ़ना है चीजों को। अब एग्जाम का के जो पैटर्न रहे साथियों, वो ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना है, ऐसा नहीं। ये क्लास पूरे एनडीए तक, एनडीए जेईई मेंस तक के क्वेश्चन कवर करेगी मैट्रिक्स में ही, ठीक है। क्योंकि लेक्चरर का एग्जाम है। अभी आपने देखा होगा कि जो पिछला ही लेक्चरर का पेपर था, आप आगे टॉपर के मार्क्स देखिए कितने, जो टॉपर जिसने टॉप किया है उसके तक वो तक 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स पेपर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और आपको अंदर तक पढ़ाई भी करनी है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि आपको उसका एकमात्र मुझे जो कारण लगता है कि भाई डीप जा नहीं रहे, ढंग से पढ़ नहीं रहे, अच्छा बातों को अंदर तक नहीं पढ़ पा रहे, इस वजह से, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट की समझ भी होनी चाहिए, और पेपर ऐसे ही बनने भी चाहिए जैसे आजकल बनने लगे। क्योंकि हवा में पढ़ के कुछ नहीं होता है, एक अच्छा टीचर तो सभी को जरूरत होती है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो लगभग लगभग कितनी होगी, कोई छोटी तो नहीं है, लगभग लगभग कंप्लीट कर दी। ऑर्थोगोनल आ गई थी बीच में, ठीक है। और आइडेम्पोटेन आ गई, आगे नीलपोटेन भी आ गई, इन्वोल्यूटरी भी आ गई, सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री होगी, पीरियोडिक होगी, हर्मिशन, स्क्वायर हर्मिशन, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये इतने तरह की मैट्रिक्स है। अगर कोई छोटा होगा तो पढ़ाते पढ़ाते फिर ध्यान में आ जाएगा। लगभग लगभग सारी मैट्रिक्स मैंने लिख दी है, ठीक है। इतने तरह की मैट्रिक्स होती है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग खास प्रॉपर्टीज हैं। तो एक एक करके इन मैट्रिक्स के बारे में भी जानते हैं क्या क्या है करके, और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। फिर इन्हीं मैट्रिक्स का जो अपना रिलेशन है वो आगे जाके डिटर्मिनेंट के साथ इनका रिलेशन होगा, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज आएंगी। उन सारी प्रॉपर्टी से फिर क्वेश्चन भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक मैट्रिक्स और ध्यान में आ रहा है जिसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देते हैं आप लोग। इस एक का नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और दूसरे को वर्टिकल मैट्रिक्स बोल देते हैं। एक को एक मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, बाकी स्क्वायर वगैरह सब लिखाई होंगी, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, लिखी थोड़ा सा। एक एक करके रो मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो इन्वॉल्व होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिंगल कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन रो होगा तो रो मैट्रिक्स, एग्जैक्टली वन कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो यहां पर तो ये तो बहुत आसान सी चीजें थी। इससे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं। तो तीसरी यहां से स्टार्ट करते हैं, यहीं से मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ने लायक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो जाता है।
नंबर ऑफ रो बच्चों नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाते हैं, जितने रोज है उतने ही कॉलम, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो, भाई ऑर्डर m क्रॉस n है तो यहां पर m इक्वल टू n हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर होने की शर्त है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होने की कंडीशन है m इक्वल टू n होगा। अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो स्क्वायर कब होगी, जब m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी है। इसके अलावा अगला स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसके अलावा नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको लिखा रखी है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बता रखा है। जैसे स्क्वायर से आगे बढ़ेंगे तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। हाँ, नोट भी करते रहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे, बच्चों डायगोनल कहलाएगी साथियों। ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड डायगोनल। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इसके जितने भी जो लीडिंग एलिमेंट होते हैं वो लीडिंग एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी लीडिंग एलिमेंट के अलावा, सॉरी डायगोनल के जो लीडिंग एलिमेंट आएंगे डायगोनल में इस तरह से वो जीरो नहीं होंगे, बाकी जीरो हो जाए। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल के जो लीडिंग एलिमेंट है जैसे ये और ये जीरो नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जीरो होते तो डायगोनल कहलाता है, बोलते हैं इसको। बट ये अब इसकी खास कंडीशन क्या है, देखो यहां पे ये आप देखना है, ये इसको अगर मैट्रिक्स में बोलेंगे A11, ये A12 A13 21 22 23 31 32 33, ऐसे हम इनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर देखना, ये इसको A11 बोला, इसे A22 बोला, इसे A33 बोला। दैट मीन्स जो ए आई जे आप आई जितने भी ए आई जे वाले एलिमेंट आएंगे वो जीरो नहीं होंगे। कब, व्हेन आई इक्वल टू जे। ये इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन को आपने ऐसे देखना है कि जब आई और जे जहां पर इक्वल हो जाएंगे वहां पर का जो एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख दिया यहां पर डेफिनेशन को, जो हम समझ रहे हैं इसमें इसको ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो पता है कि डायगोनल के एलिमेंट भैया जीरो नहीं होंगे, बाकी जीरो होंगे, बट इसको लैंग्वेज इसको कैसे समझना है कि जो ए आई जे है वो जीरो नहीं होगा when i इक्वल टू जे, जब i और j बराबर हो जाएंगे, जैसे ये वाली ये बात हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा when i नॉट इक्वल टू जे। ये इसकी कंडीशन हुई डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल में कब डायगोनल बनेगा, मैट्रिक्स डायगोनल कब कहलाएगी, जब ए आई जे जीरो हो जाएगा when i नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो when i इक्वल टू जे। मतलब जब आई और जे दोनों बराबर होंगे तो उस समय वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है और वो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में फिर आती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। इसी का अगला हिस्सा स्केलर मैट्रिक्स है। इसी का अगला हिस्सा क्या हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है बच्चों। स्केलर में क्या होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं उसे स्केलर कहते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम सुनते हुए आए, तो इसमें टेक्निकल बातें क्या है वो ध्यान में आपको रखनी। ये है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर है। अपने आप पे स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है, ये भी याद रखिएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगी क्योंकि ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें। तो चलिए, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, बट टेक्निकल बातें क्या है कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट सेम हो रहे हैं आपके पास उसे आप कैसे लिखेंगे, यहां पर बाकी तो सब ये, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जो जिसे आप टेक्निकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो when i not equals to
जे, जब आई और जे बराबर नहीं है तो सारे एलिमेंट जीरो, एंड ए आई जे इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन आई इक्वल टू जे। जैसे आई और जे बराबर हो रहे हैं तो एलिमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये है टेक्निकल पॉइंट इसके लिए, ठीक है। जैसे आई और जे कांस्टेंट हो जाते हैं तो वहां पर, और इस कांस्टेंट में याद रखेंगे कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, कांस्टेंट तो बोल रहे हैं बट वो जीरो नहीं होगा कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सिचुएशन में इसको स्केलर कहते हैं। कांस्टेंट हम बोल रहे हैं एक कांस्टेंट एलिमेंट होगा बट ये जीरो नहीं होगा, ठीक। तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, अब इसके अलावा फिर स्केलर पढ़ा तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी जानते हैं। आइडेंटिटी जिसके सारे भाई डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे, वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है और आप बेसिकली उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आई से। जैसे इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं तो आपने इसे I3 लिख दिया। अगर किसी 2 रो में लिखेंगे तो I2, अगर 4 रो में बनाएंगे तो I4 लिख देंगे, ठीक है। ये तो अब टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, जहां पर व्हेन ऑल ए आई जे इक्वल टू जीरो, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे। जब आई जे के बराबर हो जाए तो एलिमेंट 1 हो जाएगा और अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का फायदा क्या है कि इससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है साथियों, ठीक है। इसका ये यहां पर यूज हो जाता है। अब फिर नल मैट्रिक्स जिसके सारे, अगला है नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स में भी हम लोग जानते हैं नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं वो नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसे आप ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स। इसके बाद आप डायगोनल मैट्रिक्स के, सॉरी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जा रहे हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इस तरह की बात आएंगी। अब देखो इसके बाद बारी आती है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, अपर इसे अपर ट्रायंगुलर कहेंगे कब, इफ ऑल ए आई जे, जितने भी इसमें आपको ए आई जे दिख रहे हैं ये 0 हो जाएंगे फॉर आई ग्रेटर देन 0। यानी जब जब आई का नंबर जे से बड़ा होगा वो वाला एलिमेंट 0 होगा, और फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए देखे ये है, चलिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। जैसे आई जे से बड़ा हो जाएगा साथियों तो वहां पर वो एलिमेंट की वैल्यू 0 होनी है बस, ठीक है। फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, इसके लिए, ठीक। और इसके अलावा जब आई जे से छोटा होगा तो वहां पर का एलिमेंट फिर 0 नहीं होगा। जैसे क्या लिखेंगे, अगर आप लिख रहे हैं, आपने कहा A11, A12, A13, A14, A21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। 41, 42, 43, 44, इस तरह की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो ये तो इसका डायगोनल का एलिमेंट है, इसके लिए आई और जे इक्वल है। अब मैंने क्या कहा, जब जब आई जे से बड़ा हो, तो आई जे से बड़ा कहां पर है, यहां पर है, ये वाला एलिमेंट, इन सब में आई जे से बड़ा है। देख रहे हैं, ये आई है, ये जे है, ये आई, ये जे। तो ये जब जब आई जे से बड़ा होगा तो तब तब इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स, जैसे ऊपर एलिमेंट कुछ भी लिख दो आप, यहां मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, 0 ई एफ जी, फिर ये क्या है, 0 0 एच आई, 0 0 0 के। ये आपके पास है अपर ट्रायंगुलर। यानी कि जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 0 आनी चाहिए, डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है।
तो डायगोनल के नीचे 0 चल रहा है, तो इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। जब जब आई जे से बड़ा होगा तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाती है, ये भी हमने सबने जाना है इसको। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाती है, देखिए कि जितने भी एलिमेंट होंगे ए आई जी की हम अगर बात कर रहे हैं वो 0 होगा कब, इफ आई लेस देन जे। जहां जहां आई 0 जे से छोटा होगा वो एलिमेंट जिसका 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, डायगोनल के ठीक ऊपर ऐसा होगा, A11 A12 A13, मान लिया ये लिख रहे हैं 21 22 23 31 32 33। तो ये आप डायगोनल देख रहे होंगे, इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल के ऊपर वो देखो 1 मतलब आई छोटा है जैसे आई जे आई जे आई जे, तो ये एलिमेंट आपके 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, ठीक है। ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक खास बात क्या है कि इनका जब जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इनके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। इनका जब जब आप ये जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब जब आपके पास आती है, इनका जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं साथियों, तो वो क्या बनता है, इन सब का डिटर्मिनेंट इनके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसलिए ही इसकी खास बात है, इसलिए मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है काम करने के लिए। जब जब रैंक वगैरह निकालना हो, कई और चीजें निकालना और डिटरमिनेंट निकालना हो, ज्यादा ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उनका डिटरमिनेंट आपने के लिए अगर आपने उनको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ये सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो उनका डिटरमिनेंट केवल इनका प्रोडक्ट हो जाता है। अगर आपसे कहा कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो आप इसका सारणिक क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट है इनका प्रोडक्ट ही इसका डिटरमिनेंट होता है। इस टाइम क्यों खिसक जा रहा, चलिए तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा कैमरा आपको खिसक जा रहा आईपॉड से, चलिए तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, A11 इंटू A22 इंटू A33, ठीक है। इस तरह की बात है। तो ये है आप ये मैंने ये जो जानकारी दी वो इसके डिटरमिनेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। चलिए कुछ बच्चों ने मैसेज किया, देख रहे कुछ छात्र, अच्छा सपना, गुड मॉर्निंग डियर, आप लोग बात आवाज क्लियर आ रही होगी सबको। चलिए तो ये तो आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया, ठीक है। अब इसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में देखो अच्छा, अभी एक नाम सुना होगा, कुछ तो आपने नाम सुने हैं, मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है उसका अभी मैंने एक मैट्रिक्स आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके दिमाग में विचार चल रहा होगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ऐसा खास बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स M क्रॉस अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N is called horizontal if n is greater than m। जहां पर n m से बड़ा हो जाता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जैसे m ये क्या है, ये रो है और ये कॉलम है, कॉलम ज्यादा होनी चाहिए रो से, जिस मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा हो गए रो से उसी को आप हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लास्ट वाली मैट्रिक्स बता रहा हूं, बीच की मैट्रिक्स मैंने स्किप करके, आप टेंशन मत लेना किसी रीजन से अभी छोड़ के। तो इसे हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं जहां पर n m से बड़ा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन भी कराना चाह रहा हूं अब आपको, ठीक है। n जहां पर m से बड़ा हो जाएगा उसे आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, 4 हैं, रो 2 ही हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ रो से। तो ऐसी वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म्स है,
वर्टिकल मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? एक ऐसी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स वर्टिकल कहलाएगी जहां पर n की वैल्यू छोटी हो जाएगी m से। इज कॉल्ड वर्टिकल इफ m सॉरी n इज लेस देन m। n अगर m से छोटा हो जाए तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पर n बड़ा है, यहां पर n छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जहां पर नंबर ऑफ रो ज्यादा होते हैं उसे वर्टिकल कहते हैं, जहां नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है जहां उसे, यानी रो जहां कम है, रो यहां 2 ही है, कॉलम यहां 4 है, ऑर्डर देखा जाए 4x2 ऑर्डर में, ध्यान रखना है ये 4x2 ऑर्डर में है, 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? सॉरी नंबर ऑफ रो 2/4 है, सॉरी क्या लिख दिया, 2/4 है, रो इसमें 2 है, कॉलम इसमें 4 है, इसमें 4 ये बड़ा है या तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ रो कम है। और इसी में अगर नंबर ऑफ रो बढ़ा दिया जाए तो फिर वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें रो ज्यादा हो जाते हैं कॉलम से, उसे वर्टिकल। अगर रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं तो फिर वो स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ गए। चल अगला, फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इससे भी इसमें बता देते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है करके, फिर इसकी बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल अभी छुआ था तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेस क्या है? मैट्रिक्स के जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट आते हैं उनको ऐड करते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। साथियों इसको ट्रेस कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जितने होंगे उनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो ट्रेस कहलाता है, एंड डिनोट करते हैं TRA इस तरह से। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस TR यहां पर ए ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n a i i ए आई आई या ए, मतलब ये आई आई जे जे अगर लिख देते हैं तो वही डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस सो ऑन, जितने ANN, एक से लेके एन तक जितने भी उसमें रो थे, ठीक है, सबके डायगोनल एलिमेंट को आपने ऐड कर दिया, वो मैट्रिक्स का ट्रेस बन जाता है। इसी में इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी क्या बनती है इसकी? मैट्रिक्स के ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान रखेंगे। सपोज दो मैट्रिक्स है, एक ए है जिसको आप ए आई जे लिख रहे हैं इस तरह से n क्रॉस n, और दूसरी है बी मैट्रिक्स बी आई जे इस तरह से लिख रहे हैं n क्रॉस n, ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हैं साथियों। तो इसमें इसका ट्रेस के लिए से जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या क्या बनेगी? अगर आप कोई किसी कांस्टेंट को ले लेते हैं एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, लैम्डा कोई स्केलर है यानी कोई कांस्टेंट है, तो देन पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लैम्डा ए। लैम्डा ए का अगर ट्रेस निकाल ले तो कितना आ रहा है? लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। और इसकी जो सेकंड जो प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये यानी स्केलर नंबर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर बाहर आ रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रेस निकालते वक्त अगला है ट्रेस ए प्लस बी। अगर दो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं और उनका ट्रेस निकाल रहे हैं तो ये इंडिविजुअल ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी बनती है अगर ट्रेस ऑफ ए बी, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका ट्रेस निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल आएगा? ट्रेस ऑफ बी ए बी का ट्रेस वही होगा जो बी ए का होगा, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो ये इसकी यहां पर प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए
और इसके अलावा फिर कुछ टेक्निकल 2 पॉइंट और हैं जो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जितना अभी तक पढ़ाया था उससे रिलेटेड। देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट आपने डालना है यहां पे, क्या है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, अगर वो निकालना है तो क्या करेंगे, देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का, देखो एन ऑर्डर का कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या होते हैं, एन माइनस 1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, किसमें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स बोलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, एन माइनस 1 होते हैं, एन इंटू एन माइनस 1, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक आता है, जो अगली हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमको थोड़ा सा ट्रांसपोज को समझना होगा, क्योंकि अगली जब जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं उसमें ट्रांसपोज वगैरह का यूज होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज होना है, आगे की जो जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती है, तो बेसिकली उन बातों को भी पहले सुन लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना। फिर अगला टॉपिक बनता है कि ये जो मैट्रिक्स इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं ना, उन सब में ये इनका इन टर्म्स का यूज है, इसलिए पहले इनको बीच में समझा दे रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है उनको कॉलम में बदल देना, चेंजिंग रोज एंड कॉलम, ये कहलाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को आपस में बदल देना है, ये ट्रांसपोज कहला रहा है, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसे के ट्रांसपोज को आप ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए इज मैट्रिक्स then its transpose is denoted by a to the power t या फिर a डैश, इससे आप ट्रांसपोज को डिनोट कर रहे हैं, सभी लोग इतना भी जान रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टेक्निकली क्या होगा, अगर a इक्वल टू a i j है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, a j i बन जाता है, ठीक है। a इक्वल टू a i j अगर लिखा है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो a j i बन जाता है। साथ ही अगर ये ऑर्डर m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस m में बदल जाता है, रो कॉलम में बदल रहा है, कॉलम रो में बदल रहे हैं, तो ये ट्रांसपोज में ये चेंज आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या बनती है भाई, अगर दो मैट्रिक्स a और b है तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दूसरा अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज बन जाता है। तीसरा मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का तो इसका फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। और अगली इसमें प्रॉपर्टी है, अगर जैसे आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो और फिर उसका ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल हो जाता है।
और अगली इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर इन जनरल आप ये कर रहे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN होल ट्रांसपोज अगर हो रहा है, इतनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके अगर होल ट्रांसपोज हो रहा है, तो ये क्या होगा? सबसे पहले AN का ट्रांसपोज, फिर AN-1 वाली का ट्रांसपोज, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में A1 का ट्रांसपोज। ये ऐसे वापस ऐसे लास्ट से शुरुआत की ओर ओपन होगी ट्रांसपोज के साथ। और एक लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी होती है के इंटू ए का ट्रांसपोज। के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं तो के बाहर आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरह से इस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे ट्रांसपोज को जाना, एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए। अब डेफिनेशन तो आप लोग जानते हैं, आपने और भी एग्जाम की तैयारी कर रखी होंगी तो थोड़ा बहुत मालूम भी होगा इन चीजों के बारे में आप लोगों को, हो सकता है सब कुछ मालूम हो। एक छोटा सा अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ भी एंजॉय करते हैं, वरना बोरिंग जैसी क्लास हो जाएगी ना, पूरी थ्योरी जैसी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अब सभी लोगों के आंसर भी देखे जाएंगे, ठीक है। ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस एम। साथियों ये एक सवाल ध्यान से आपने बिल्कुल इसे एकदम ढंग से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आंसर देने में। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज। पहला ऑप्शन है एम बाई एन, सेकेंड ऑप्शन है एम बाई एम, थर्ड है एन बाई एन, फोर्थ है नॉट डिफाइंड। तो सही जवाब क्या होगा, इस पर काम करना है। ओके, एक चीज और बता दूं आपको, यहां मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई की भी बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सिंपल नियम है भाई, अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो दूसरी मैट्रिक्स बी है कोई एन क्रॉस पी ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट तभी होगा, ए बी तभी आएगा जब इसमें पहली में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं दूसरे में उतने ही नंबर ऑफ रो होंगे। मैट्रिक्स यानी ए बी इज डिफाइन ओनली, ए बी कब डिफाइन होता है, इफ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, number of columns in first matrix equals to number of row in second matrix। ठीक है, पहले में जितने कॉलम होते हैं दूसरे में उतने ही रो होने चाहिए, तभी ए और बी का प्रोडक्ट डिफाइन होता है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने की शर्तें हैं, और मल्टीप्लाई बेसिकली क्या, रो से कॉलम को इंटू करना, वो हम लोग जानते हैं। ठीक, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका जवाब दो आप सभी लोग, कोशिश करो, घबराना नहीं है आप। गुड मॉर्निंग कर्नाटक जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या होगा जवाब, कोशिश करेंगे, गलत आएगा कोई बात नहीं, हम उसे सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही आ जाए वेल एंड गुड। ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और जो बी है उसका ऑर्डर एन क्रॉस एम आपके पास है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमारी अपनी इंस्टीट्यूट की जो बुक है लेक्चरर की, उसमें उसका क्वेश्चन है, उसमें से लिया गया है।
आप लोग के जवाब देखें। मनीषा भट्ट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं होगा, सही कह रहे हैं आप, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अगर यहाँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज कह रहा है तो नॉट डिफाइन ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इंदु जीना, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता इसका ना, नॉट डिफाइन सही होगा बच्चा। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। देखो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। देखो अभी क्या है ना, जो मैट्रिक्स इधर इनटू की बात हो रही है, ए में ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। ए का जो ऑर्डर है ना वो है एम क्रॉस एन। चलिए अब ए ट्रांसपोज का, अभी आप एक प्रॉपर्टी देखें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है मालूम है, दोबारा ए होता है। तो इसलिए जो ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज दोबारा ए है तो इसका ऑर्डर दोबारा क्या होगा, एम क्रॉस एन ही होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। ओके, अब आगे से क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज। अब यहां पर आप देखिए ना, बी क्या है, बी का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एम है। तो जो बी है उसका ऑर्डर है एन क्रॉस एम है। ठीक है, मैट्रिक्स बी दिख रही जो, इसका ऑर्डर एन क्रॉस एम दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब जब बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, रो फिर से कॉलम में बदल जाएगा भैया, कॉलम रो में बदल जाएगा, फिर से क्या आएगा, एम क्रॉस एन आ जाएगा। तो वापस जब बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखेंगे तो एम क्रॉस एन बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो जब मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या कंडीशन होती है। ठीक है, बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है उसका ऑर्डर आपके पास कितना आ चुका है देख रहे हैं, वो भी एम क्रॉस एन आ चुका है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी है, इसके कॉलम देखने हैं, इसके रो देखने हैं। क्या इन दोनों के पहले में जितने कॉलम है दूसरे में क्या उतने ही रो हैं, बिल्कुल नहीं है जी भाई। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो ऐसा तो है ही नहीं, जब ऐसा है ही नहीं तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा तो ऑर्डर कैसे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसका ऑर्डर इसका नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि यहां पर ये जो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस सिचुएशन में इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी डिफाइन नहीं है। आई बात समझ में, तो इसलिए यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी बात समझ में आई होगी, क्या है करके ट्रांसपोज से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा था, इसके बाद फिर बारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगली मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक का मतलब हिंदी में इसको सममित कहते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्र हैं, सममित आव्यूह कहा जा रहा है। सिमेट्रिक का मतलब अगर किसी का ट्रांसपोज दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जा रही है तो उसे आप सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज यानी कि भाई ए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको आप ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए ट्रांसपोज को आप क्या लिखेंगे, ए जे आई लिखते हैं। भाई जो 1 2 है वो 2 1 में बदलता है ना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का कहने का मतलब है जो ए आई जे है वही ए जे आई हो जा रहा है। तो तब इस सिचुएशन में मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसके लिए टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जानने की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है, वो अब सुनिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूं। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी तो सवाल पूछेगा कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज in any symmetric matrix,
इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब अलग अलग नंबर जो एंट्रीज है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट अंदर आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट एंट्रीज की बात हो रही है। ऐसे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितने हो सकते हैं कह रहा है इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो कितने होते हैं, अगर इसको निकालना हो तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर एन ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज ऑफ एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो एंट्री होगी अलग अलग, वो क्या होगी एन एन प्लस वन बाई टू, ये होती है जो एलिमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, एन एन प्लस वन बाई टू, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए फिर इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल आपको पता ही होगा कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं करके। अभी मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स में अगर आपने कहा ये एलिमेंट A11 A12 A13 है, फिर A21 22 23 है, फिर A31 32 33 है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करोगे, ये एलिमेंट जो होगा वही ये भी होना चाहिए, 1 2 और 2 1। अगर इस तरह 10 लिख रहे हैं तो इधर भी 10 आएगा। A13 जहां पर होगा वहां पर A31 वही होगा। ठीक है, और फिर A23 जो होगा वही A32 होगा, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। समझ गए? तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है, क्योंकि फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक है, समझ गए ना? मैंने ये आपस में कनेक्ट कर दी, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक बन जाती है। ठीक हो गया? इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक, चलिए नोट हुआ। फिर बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, अगर किसी का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आए बट उसके सारे एलिमेंट के साइन बदल जाएं, अब नेगेटिव हो जाए, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चलिए ठीक है, यहां पर बनेगा क्या, ए आई जे इक्वल टू क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए जे आई, या ए जे आई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन हो जाती हैं। तो आप हेडिंग डालते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। पहली प्रॉपर्टी यही लिख लीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। अगर हम इनके डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनेंगे इसके, शून्य, जीरो। क्यों बनेंगे डायगोनल एलिमेंट जीरो? भाई स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता है, अभी आपको बताया ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई होता है, स्क्यू सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है। ठीक है, जब आप डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट के लिए जहां पर जे होगा वहां पर आई आएगा। और डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है भाई, उसके लिए आई और जे सेम होते हैं ना, आई इक्वल टू जे हो जाएगा। तो चले जे की जगह आई या आई की जगह जे करेंगे तो डायगोनल वाला बनेगा। तो हमने चलो जे की जगह आई कर दिया तो ए आई आई ये बन गया। इसको इधर ले आएंगे तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई बनेगा, इधर आके ऐड होगा ना जीरो, तो ए आई आई कितना आ गया, जीरो आया। ए आई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, छात्रों, तो इसके डायगोनल एलिमेंट को साथियों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ए आई आई जीरो। तो इसके सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंट कितने क्या बनेंगे, आपको जीरो बनेंगे।
ठीक है। दूसरा है, अगर हम कोई भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी हमेशा 0 होता है। तो इसमें लिख लेंगे दूसरी बात को, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अगर कोई ऑड ऑर्डर की है, ऑड मतलब जिसका ऑर्डर 3 ऑर्डर की कोई स्क्यू सिमेट्रिक है या 5 ऑर्डर की या 7 ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है। अगला, if A is any square matrix, then A प्लस A ट्रांसपोज, A और A ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, इज सिमेट्रिक। A और A ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक आएगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आती है। अगर A से मैट्रिक उसी के ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा साथियों वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अगर आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो इसके बाद से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बनती है और ये सिमेट्रिक बनती है। A और A ट्रांसपोज को ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और A माइनस A ट्रांसपोज को माइनस करके जो मैट्रिक्स बनती है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। इसके अलावा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होता है और दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक इक्वल टू सिमेट्रिक, ये ध्यान रखेंगे। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका सम अगर देखें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी। अगला कि अगर A और B सिमेट्रिक हैं, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक देन AB प्लस BA, AB और BA को आप ऐड करते हैं तो ये सिमेट्रिक होगी। AB प्लस BA की बात हो रही है, ठीक है। और AB माइनस BA करेंगे, AB माइनस BA करेंगे तो वो साथियों स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कि इनकी अपनी काम की बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। AB प्लस BA करते हैं तो सिमेट्रिक, AB माइनस BA करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको क्लास 12th की बुक में मिल जाएंगे, ये इनको वेरीफाई करने के लिए मिल जाएगा आपको। लेकिन वेरीफाई के साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट भी पता होने चाहिए कि इनका AB प्लस BA सिमेट्रिक होगा, AB माइनस BA का आप ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई ये AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक क्यों हो रही भाई, देखो इसका ट्रांसपोज करो ना, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, क्योंकि प्लस या माइनस में ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है। अब AB के ट्रांसपोज को आप क्या लिखेंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, देखो वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, इसको लिखेंगे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ना, AB लिखना तो पहले B वाले का आता है बाद में A वाले का आता है, ठीक है।
चलिए, अब यहां पर क्या है, ए और बी कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक थी। तो ए और बी सिमेट्रिक है तो बी सिमेट्रिक है, तो बी का ट्रांसपोज वापस बी आएगा, ए का ट्रांसपोज ए आएगा, ऐसे ए का ट्रांसपोज यहां पर ए आएगा, बी का ट्रांसपोज यहां बी आएगा। तो जब आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कितना आ गया है, बी ए माइनस ए बी आया, देखा आपने यहाँ पे। तो इस बी ए माइनस ए बी में से जैसे ही नेगेटिव कॉमन लेते हैं ना, तो वापस ए बी माइनस बी ए वही चीज बनती है, ए बी माइनस बी ए बन रहा वापस। तो जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आया, सो वी कैन से ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए, इसके अलावा अगला जो एक काम का पॉइंट है, एक ऐसी मैट्रिक्स बताना विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है ऐसी मैट्रिक्स, सुना होगा। तो क्या होती हो, इज NULL नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं उसे नल मैट्रिक्स कह रहे हैं। सिमेट्रिक भी होगी, जो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, वो एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है जो अपने आप में शून्य आव्यूह होगा, या नल मैट्रिक्स जो होगी वही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो जाती है, ठीक है। और इसमें दो पॉइंट और इसके इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। क्या कहा यहां पे, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और वो सिमेट्रिक है, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, कोई भी पावर, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, आपने पॉजिटिव पावर 3 कर दिया, और अब ए के बारे में पता है कि ये सिमेट्रिक है, तो ए क्यूब क्या होगी पूछती है आपसे, तो ये क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक ही आएगा, यानी ये भी रिजल्ट क्या आएगा, सिमेट्रिक। अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर क्या होगी बोल दिया, तो देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी यहां पे सिमेट्रिक आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ भी पावर अगर हम करेंगे पॉजिटिव, तो वो रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनती है वो सिमेट्रिक ही बनती है। तो ये हमें एज ए स्टेटमेंट, ये पॉइंट हमको ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर आप करते हैं तो वो सिमेट्रिक आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने नोट कर लेने हैं। और एक अगला लास्ट इसमें एक प्रॉपर्टी और है कि अगर हम और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो किया, अगला है देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक नहीं, अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी पॉजिटिव पावर करना है, लेकिन वो पॉजिटिव पावर कैसी है, ऑड नंबर में है, तो रिजल्ट क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पर स्पेशली मेंशन हो गया ना, ऑड बोल दिया, तो ऑड है तो इवन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब ऑड इंटीग्रल पावर कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर इवन इंटीग्रल पावर कर दें तो पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर हम पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर कर रहे हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो साथियों जो रिजल्ट होगा वो सिमेट्रिक आएगा, यानी कि सममित आएगा। तो यहां पर तक आज का जो टॉपिक था, इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया। अब एक दिल से एक ख्वाहिश है कि एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे दें, बाकी इसी क्रम में फिर इसी टॉपिक को आगे को कल बढ़ाएं, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने लायक हैं।
जो हमने पढ़नी है इसमें काफी कुछ आज बेसिक है, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए घर से करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई मारेंगे जहां भी है, जब जिस समय भी आपको समय मिले सभी लोग उस क्वेश्चन को करेंगे एक क्वेश्चन, ताकि आप घर पे भी एक बार दोबारा लेक्चर को देखें। क्वेश्चन रहेगा, देखो लेट एल्फा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, बट आपने कोशिश जरूर करना है। लेट एल्फा बी रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर, मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एल्फा इसका रूट है, एल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो आपको मालूम होना चाहिए इस इक्वेशन का रूट को एल्फा बोला जा रहा है। आखिर इस इक्वेशन का रूट होते क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ध्यान करो थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप पढ़ते हैं, यानी इकाई के घनमूल जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब वहां पर ये इक्वेशन हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट अगर आप देखते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आती है निकल के, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 ये निकल के आता है, जिसमें जो पहली वैल्यू होती है साथियों -1 प्लस आई रूट 3/2, जिसको ओमेगा नाम से बोला जाता है, और जो दूसरी वैल्यू आती है -1 माइनस आई रूट 3/2, इसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये है। ठीक है, दैट मीन्स एल्फा का मतलब है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, देखिए, एंड a इक्वल्स टू 1/√3 1 1 1 मैट्रिक्स लिखी है, 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर 1 एल्फा स्क्वायर एल्फा टू दी पावर 4, ये मैट्रिक्स लिखी है, मेंशन है। देन a टू दी पावर 31 क्या आएगा, a की पावर 31 क्या होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है a टू दी पावर 3, दूसरा ऑप्शन है i3, तीसरा ऑप्शन है a, और चौथा ऑप्शन है a स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो इस तरह के करने ही पड़ेंगे आपको, आप भाग नहीं सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, लेट एल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस and a equals to 1/√3 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha to the power 4, then value of a to the power 31। तो a की पावर 31 की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब के बराबर आएगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, या वापस मैट्रिक्स a आएगी, या a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो ये आप सभी लोगों ने कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं, आप टेंशन नहीं लेना, फिर मैं सॉल्व भी करा दूंगा, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करेगा कि सवाल कैसे कराने वाले हैं करके। ठीक है, तो ये आप काम करेगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर कैसा है आप लोग, ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कंफर्ट है, जहां पर जो चीज आपको नहीं आएगा धीरे धीरे आप पूछते भी रहिएगा, टॉपिक का लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेगा। आज तो पहली क्लास थी आप लोगों की, तो ये क्वेश्चन घर पर जरूर करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे 9 बजे से, कल फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर की क्लास। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।